नमस्कार। मैं हूँ रविकांत। जब इस चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा दिया गया तो मुझे 2004 का वो दौर याद आ गया जब चुनाव के दौरान इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया था और इंडिया शाइनिंग पर कांग्रेस के लोगों ने बहुत खिल्ली उड़ाई थी भाजपा की, जबकि उस समय भी ऐसा लग रहा था कि अटल जी की सरकार दोबारा आएगी। अटल जी की सरकार ने गठबंधन की सरकार होते हुए भी बहुत शानदार काम किया था, लोगों को सराहना मिली। खासतौर से आर्थिक उन्नति तो हुई ही, विदेश नीति भी शानदार स्तर पे आगे बढ़ी। उसमें कारगिल का वार भी हुआ था। उस दौर में अनेक उपलब्धियां हासिल की थी अटल जी की सरकार ने, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सब कुछ होने के बाद जब ये नारा दिया गया कि इंडिया शाइनिंग, तो ये अब इसको लोगों ने स्वीकार किया कि नहीं स्वीकार किया, इस पर अनेक तरह से चर्चाएं होती थीं तब भी। और जब पुराने लोग आज भी जब चर्चा करते हैं तो उस पर एक बार चर्चा ज़रूर करते हैं, उस पर मंथन ज़रूर करते हैं। और इस पे भाजपा के कई नेताओं ने, खासतौर से अरुण जेटली जी जब जीवित थे तो उन्होंने एक बार इस पर चर्चा के दौरान एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि शायद ये हमारे लिए नुकसानदायक हुआ था इंडिया शाइनिंग का नारा। दरअसल इस तरह के नारे, जैसे अब की बार 400 पार, इस तरह के नारे अगर पब्लिक दे, जनता अपनी तरफ से दे या कार्यकर्ता, एक दौर था कि नारों का एक स्पेशल नारों का को गढ़ा जाता था चुनाव से पहले, और ये काम कार्यकर्ताओं का होता था, जनता के बीच होता था, जनता भी ऐसा करती थी। और जब वो इस तरह के नारे जनता के बीच से आए, कार्यकर्ताओं के बीच से आए, तो ये उत्साह बढ़ाने वाले होते हैं और जनता इसे हाथों हाथ लेती है। लेकिन जब ये अब की बार 400 पार का नारा या इंडिया शाइनिंग का नारा, जब उस समय अटल जी के समय इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया था, तो इस नारे के बाद से कार्यकर्ताओं में एक आलस्य का भाव पैदा हो गया कि अब तो हमारी सरकार आने वाली है, अटल जी की सरकार दोबारा रिपीट होनी है। चलो अगर कुछ कम भी मेहनत होती है तो काम चल जाएगा, सत्ता तो मिल ही जानी है। एक निश्चिंतता का भाव आ जाता है, एक आत्ममुक्तता का भाव आ जाता है, जबकि कार्यकर्ता के भी मन में ऐसा कभी भाव आना ही नहीं चाहिए, वो भी चुनाव के दौरान। क्योंकि चुनाव का ही वो महीने 2 महीने का जो समय होता है या 3 महीने का समय होता है, यही वो समय होता है जब अथक परिश्रम करने की आवश्यकता होती है और पार्टी के कार्यों को जनता तक, जनता की बातों को पार्टी तक ले आने, आदान प्रदान करने की बात होती है। जनता की ज़रूरतों को संगठन के द्वारा सरकार तक पहुंचाइए और सरकार की बातों को जनता तक पहुंचाइए। यही वो दौर होता है जिसमें कार्यकर्ता अथक परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है, क्योंकि कार्यकर्ता पार्टी का आँख, कान और हाथ पैर होता है, उसी के भरोसे पार्टी आगे बढ़ती है। और अगर कार्यकर्ता ही निश्चिंत भाव में आ जाए, आलस्य भाव में आ जाए और ये उसके मन में एक मुगालता हो जाए कि हमारी पार्टी तो आ रही है, तो ये निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाता है। और हमें लगता है कि अब की बार 400 पार का नारा ये कोई गलत नारा नहीं था, ये नारा ये हक की बात थी। ये इस नारे को सार्थक होना चाहिए था। जिस तरह से 10 साल में मोदी जी ने, उनकी सरकार ने जिस तरह से देश में काम किया है और जिस तरीके से देश को गर्त से निकाल करके और शानदार तरीके से देश का गौरव बढ़ाया है, विकास के रास्ते पर चलाया है, और अनेक ऐतिहासिक काम हुए हैं इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये हक बनता है कि इस सरकार को 400 का आंकड़ा मिले, पार हो जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा मन में होता है, जो
परिणाम आया, उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि शायद इस नारे ने भी नुकसान किया है भाजपा का। क्योंकि ये नारा जो अब की बार 400 पार का जो नारा था ना, ये हमने कई जगह देखा या कई लोगों ने कहा भी, बातचीत के दौरान ऐसा पता चला कि अरे आपका क्या है, आपका तो 400 आ रहा है, आपका क्या है, आपका तो 400 आ रहा है, आपकी तो सरकार बन रही है। तो ये भाव निश्चित रूप से एक आलस्य का भाव पैदा करता है कार्यकर्ताओं में, और कार्यकर्ता निश्चिंत भाव से बिल्कुल स्वच्छंद हो जाता है कि अब तो सरकार आ रही है, अब हमें उतना मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। मोदी जी का चेहरा है, मोदी जी का कद है, मोदी जी का नाम इतना बड़ा है कि अब हमें उतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। और यहीं शायद संगठन गच्चा खा गया। हो सकता है कि इस नारे ने उस कार्यकर्ताओं के मन में ऐसा भाव भर दिया कि वो उस उत्साह से जनता के बीच जा नहीं पाए। जो मेहनत होनी चाहिए थी वो मेहनत कर नहीं पाए, और जनता के बीच कार्यकर्ता का न जाना और जनता की भावनाओं को न समझना, जनता की बातों को न सुनना, ये पार्टी के लिए नुकसान कर गया। वो सही फीडबैक शायद नहीं मिल पाया। जनता और संगठन के बीच जब दूरी बढ़ जाती है तो जो जनता के उद्गार हैं, जो भावनाएं हैं, वो सही तरीके से पार्टी के संगठन तक या पार्टी को नहीं मिल पाती। उसका परिणाम भुगतना पड़ता है पार्टी को। और सुनने में ये भी आया है कि शायद जो भाजपा का मातृ संगठन है आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने भी खुल करके सपोर्ट नहीं किया या इस चुनाव से दूरी बनाए रखी। ऐसी क्या वजह थी? पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए, और अगर पार्टी इस पर विचार नहीं करती है तो ये पार्टी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी। क्योंकि ये छोटे मोटे मुद्दे नहीं हैं, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं और इन पर तत्परता से विचार करना चाहिए और कार्यकर्ताओं के साथ इस पर विचार करना चाहिए, पूरे संगठन को इस पर विचार करना चाहिए, निचले स्तर से लेकर के और शीर्ष स्तर तक। और मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारी तरह से जो लोग सोचने वाले हैं वो लोग, हम अपनी तरफ से कोई विचार नहीं रखते। ये जनता के बीच से जो उद्गार आते हैं, लोगों से बातचीत करने के बाद जो बातें सामने आती हैं, उसके आधार पर ये बातें होती हैं, ऐसी बातें हम लोग कहते हैं। तो पार्टी का जो संगठन निचली इकाई है, वहाँ से लेकर के शीर्ष इकाई तक भरपूर मंथन की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण है। जिस तरह से जैसा मतदान हुआ इस देश में और जैसा जनादेश मिला भाजपा को और उसके गठबंधन को, उसको ध्यान में रखते हुए संगठन के पेच कसे जाने चाहिए। और इसमें सरासर दोष संगठन का है। ये पहला दोष संगठन का है, क्योंकि सरकार ने अपने हर दायित्व को निभाया है। सरकार कहीं पीछे नहीं रही है और विगत 10 वर्षों में सरकार ने हर चुनौती का सामना किया है और हर काम के लिए तत्परता से समर्पित रही है सरकार जनता के लिए। जनता ये नहीं कह सकती कि सरकार ने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। हाँ, सरकार के सामने चुनौतियाँ बहुत होती हैं, सरकार के लिए अनेक कार्य होते हैं, उसमें कहीं एक छोटे समूह को कहीं नाराज़गी हो सकती है, ये स्वाभाविक है। और जनता और सरकार के बीच ऐसा होता भी है। सब कुछ सही होने के बावजूद भी सर्वांग सम नहीं हो सकता, जैसे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, वहीं विकास के पैमाने पर भी कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। जैसे एक कहावत है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो कहीं अच्छे कामों के साथ साथ कहीं बुराइयां भी पैदा हो जाती हैं, उसका परिमार्जन संभव है। लेकिन ये कोई उंगली नहीं उठा सकता कि सरकार ने विगत 10 वर्षों में काम नहीं किया। सरकार ने भरपूर काम किया है और दिल खोल के काम किया है। तभी आज हम कह रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं कि अगले साल 2 साल में भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की होगी।
और इतना सब होने के बाद भी अगर जनता के बीच आक्रोश है तो वो जनता का जो जनता के मन का बंटना है, जनता के बीच जो जातियों का भेद है उसका बंटना है, ऐसा क्यों बटा? इस पर तो चिंतन होना चाहिए। और वो कौन कौन सी ताकतें थीं जो इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी? ऐसे बहुत से संगठन थे जिन्होंने चाहते थे कि मोदी सरकार दोबारा ना आए, और इस पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है कि क्या भाजपा का मातृ संगठन आरएसएस वास्तव में चुनाव से दूर रहा? क्या उसकी मदद नहीं ली गई या उसने मदद करने से इनकार कर दिया? कार्यकर्ताओं का जो सामंजस्य होना चाहिए संघ के कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और पार्टी की राजनीतिक इकाई के साथ, केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के और निचले संगठन तक, स्थानीय स्तर तक किस तरह से कार्य हुआ, इस पर विचार होना चाहिए। और ऐसे नारों से अगर ये नारे ज़रा भी नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे इंडिया साइनिंग ने एक ऐसा आश्वस्त करने वाला भाव भरा, तो क्या 400 पार के नारे ने भी कार्यकर्ता को आश्वस्त करने वाला भाव भरा था? इस पर मंथन होना चाहिए। और अभी भी वक्त है संगठन की चूड़ी कसने का। संगठन में तमाम उलटफेर होने चाहिए और नए सिरे से संगठन की जो कमियां हैं उसकी पड़ताल करके उसका परिमार्जन यथाशीघ्र करना चाहिए। तब पार्टी अपने नए अवतार में होगी जो कि आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूर्णतः समर्थ होगी। ऐसा होना भी चाहिए। अब आगे तो कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि पार्टी की जो केंद्रीय इकाई है, पार्टी की केंद्रीय इकाई के बीच और निचले स्तर के बीच जो पकड़ होनी चाहिए वो पकड़ कुछ ढीली हुई है। अब ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है इस पर मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन जो आशंकाएं लोगों के बीच से पैदा हो रही हैं उन पर विचार होना चाहिए। और पार्टी को अगर नई ऊर्जा से, नए जोश के साथ नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना है तो संगठन के पेंच कसने होंगे। और अगर आरएसएस और भाजपा के बीच कुछ भी मनमुटाव है तो उसको दूर करना होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।